नमस्कार दोस्तों, पवन सोलंकी जनरल साइंस यूट्यूब चैनल पर मैं पवन सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने कोशिका और केंद्रक के बारे में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, कौन से कोशिका के भाग होते हैं, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की खोज किसने की तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम कोशिका के एक महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्राणियों में उनकी हर प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्राणियों में उनकी हर प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्राणियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। संतानों में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया उनकी माता की कोशिकाओं से प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संतानों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में पिता की कोई भूमिका नहीं होती। अर्थात हम कह सकते हैं कि संतानों में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें पिता की कोई भूमिका नहीं होती। या हम कह सकते हैं कि निषेचित अंडों के माइटोकॉन्ड्रिया में मादा अंडाणु की भूमिका होती है। इसमें पुरुष शुक्राणु की भूमिका नहीं होती। ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ तथ्य। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में लिखें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोलाकार, मुग्धाकार, कणिकामय, तंतुमय, छड़नुमा आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक कणिकामय, तंतुमय, गोलाकार, मुग्धाकार एवं छड़ीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट वॉन कोलिकर। अल्बर्ट वॉन कोलिकर अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने बताया कि कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। तब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। इसने अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने कीट की रेखीय पेशियों में इसकी खोज की थी। तो हम कह सकते हैं कि शक्ति उत्पन्न करने वाले या ऊर्जा उत्पन्न करने वाली इस कोशिकांग के बारे में सबसे पहले अल्बर्ट वॉन कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बाद में 2 नंबर पर वैज्ञानिक आते हैं
रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन ने मानव कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। हम कह सकते हैं कि रिचर्ड अल्टमैन ने मानव कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले इस कोशिकांग की खोज की। इसने तब भी इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, तो रिचर्ड अल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था। रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट दिया था। इसके बाद सन 1898 में एक वैज्ञानिक आया, कार्ल लैंडा। जिसने इस कोशिकांग को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल लैंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे अल्बर्ट वॉन कोलिकर। इसके बाद में रिचर्ड अल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया। इसके बाद में 1898 में कार्ल लैंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, श्वसन की प्रत्येक क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एवं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। श्वसन की प्रत्येक क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है तथा श्वसन के अंतिम चरण में माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। श्वसन के अंतिम चरण में माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। देखिए, अत्यधिक अंतिम चरण में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोष उत्पन्न हो जाने पर मंद बुद्धि, व मांसपेशियों में विकार जैसी समस्या पैदा हो जाती है। अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से आकार के पाए जाते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के आकार। माइटोकॉन्ड्रिया अधिकतर गोलाकार, मुग्धाकार एवं छड़ी नुमा आकार के पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऊर्जा पर निर्भर करती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतने अधिक माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर पैदा होंगे। और हम कह सकते हैं कि सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 5000 तक होती है। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 5000 तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या
कोशिका में ऊर्जा पर निर्भर करती है। अब हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया के नामांकित चित्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, एक होती है बाह्य झिल्ली और दूसरी होती है आंतरिक झिल्ली। एक होती है बाह्य झिल्ली, एक होती है आंतरिक झिल्ली। इसके अंदर राइबोसोम, डीएनए, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली और एक इसके अंदर एफ कण मौजूद होते हैं। एफ कण इसके अंदर आंतरिक झिल्ली के अंदर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी। आंतरिक झिल्ली के अंदर जो स्थान होता है, ये वाला स्थान, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। एक इसके अंदर अंतरकला अवकाश पाया जाता है, एक अंतर्नलिका अवकाश पाया जाता है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। देखिए, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, एक होती है बाह्य झिल्ली, एक होती है आंतरिक झिल्ली। देखिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित पदार्थ। इसके अंदर उपस्थित पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है, जो 60 से 70% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अंदर फास्फोलिपिक एसिड पाया जाता है। 20 से 25%। इसके अंदर आरएनए 0.5% पाया जाता है। चौथा, इसके अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए की बहुत ही कम मात्रा, या हम लिख सकते हैं कि कुछ मात्रा इसके अंदर डीएनए की पाई जाती है। तो ये इसके अंदर पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तीन नंबर पॉइंट हम लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। पहली होती है बाह्य झिल्ली, यह बाह्य झिल्ली इसको सुरक्षा प्रदान करती है। बाह्य झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी होती है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा निर्माण संबंधी अनेक कार्य करती है। आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा निर्माण संबंधी अनेक कार्य करती है। चार नंबर पॉइंट, इसके अंदर क्रिस्टी पाई जाती है। आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा संरचना बनाती है। उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। 5 नंबर टॉपिक लिखे एफ कण। क्रिस्टी के अंदर घुंडीदार छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे प्रारंभिक कण या एफ कण कहते हैं। घुंडी के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे एफ कण या प्रारंभिक कण कहते हैं। 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आंतरिक झिल्ली के अंदर मौजूद स्थान को मैट्रिक्स कहते हैं। आंतरिक झिल्ली के अंदर मौजूद स्थान को मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पढ़ेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखिए पहला काम माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
दूसरा कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को तोड़ता है और उसको ऊर्जा में बदल देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को तोड़ता है और उसको ऊर्जा में बदलता है। ऑक्सीजन को तोड़ता है, ऑक्सीजन यानी O2 को तोड़ता है और उसको ऊर्जा में बदलता है। 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे। इसमें श्वसन के अंदर निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है या एटीपी के रूप में मुक्त होती है। श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए 4 नंबर पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख काम सेलुलर श्वसन है। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख काम सेलुलर श्वसन है। सेलुलर श्वसन। सेलुलर श्वसन का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया पोषक पदार्थों को लाता है, ले जाता है, तोड़ता है और उसको ऊर्जा में बदल देता है। पोषक पदार्थों को लाता है, ले जाता है और उसको ऊर्जा में बदल देता है। पोषक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा में बदलता है। पांच नंबर लिखें, कोशिका के अंदर जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतने अधिक माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर उत्पन्न होंगे। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी उत्पन्न करता है, या जितने अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी माइटोकॉन्ड्रिया उतने अधिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न होंगे। या देखिए कोशिका के अंदर जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतने अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। छठा कार्य लिखिए, मादा अंडाणु का मध्य भाग जिसे यौक कहते हैं उसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है और पुरुष शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। हम कह सकते हैं कि मादा अंडाणु का यौक भाग एवं पुरुष शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अंडाणु के यौक भाग का मतलब है कि जैसे अंडे के अंदर जो पीले रंग का पदार्थ पाया जाता है वह अंडाणु का यौक भाग कहलाता है, उसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में अध्ययन किया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। देखिए पहला, किसी संतान के पिता की अगर पहचान करनी हो तो हम केंद्रक के डीएनए लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी के अगर पिता की पहचान करनी हो, पिता की पहचान, तो हम केंद्रक के डीएनए लेते हैं। और अगर माता की पहचान करनी हो तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए लेते हैं। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए लेते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि पिता की पहचान करने के लिए
केंद्र के डीएनए को जांचा जाता है और माता की पहचान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को जाना जाता है। तो ये थी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। आशा है कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।